हिमालय की उन ऊंचाइयों की कल्पना कीजिए जहां हवा पतली है और पेड़ पौधे लगभग नहीं है, जहां चारों तरफ सिर्फ चट्टानें, बर्फ और धुंध का राज है। बिल्कुल। उसी कठोर बेजान दुनिया में एक पौधा चट्टान का सीना चीरकर बाहर आता है। हाँ। उसका नाम ही, मतलब उसकी पहचान है पाषाण भेद, यानी पत्थर को तोड़ने वाला। और आज हम इसी चमत्कारी पौधे की कहानी में उतरने वाले हैं। हमारे पास आयुर्वेद के हजारों साल पुराने ग्रंथ हैं और साथ ही आज की मॉडर्न साइंस लैब्स की रिपोर्ट्स भी। तो ये एक तरह से प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संगम है। हाँ बिल्कुल। और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला पौधा कठोरता पर कोमल दृढ़ता की जीत का एक जिंदा सबूत बन गया है। तो चलिए इस पहेली को परत दर परत खोलते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत कहानी नहीं है। अच्छा। ये आयुर्वेद के एक बहुत गहरे सिद्धांत को दिखाती है, जिसे हम कहते हैं रूप साधर्म्य। रूप साधर्म्य? हाँ, मतलब जैसा रूप वैसा गुण। प्रकृति हमें इशारे देती है। अगर कोई पौधा इतनी मजबूत चट्टान को तोड़कर अपना रास्ता बना सकता है, तो हमारे पूर्वजों ने सोचा होगा कि वो शरीर के अंदर की पथरी को भी तोड़ सकता है। बिल्कुल। ये प्रकृति की भाषा को पढ़ने जैसा है। वाह, प्रकृति की भाषा। तो ये पत्थर तोड़ने वाला पौधा, ये प्रकृति का योद्धा दिखता कैसा है? क्या इसकी बनावट में भी कोई राज छिपा है? बिल्कुल, ये एक बारहमासी पौधा है, मतलब सालों साल जीता है। और ये चट्टानों की दरारों में गुच्छों में उगता है। गुच्छों में, जैसे एक परिवार की तरह? हाँ बिल्कुल, जैसे एक परिवार साथ रह रहा हो। इसकी पत्तियां बड़ी, मोटी और थोड़ी चमड़े जैसी होती हैं, जो सर्दियों में ठंड से बचने के लिए अपना रंग बदलकर लाल हो जाती हैं। अच्छा। वसंत में इसमें सफेद या हल्के गुलाबी रंग के खूबसूरत फूल खिलते हैं। लेकिन इसकी असली ताकत वो इसके फूलों या पत्तों में नहीं, बल्कि जमीन के नीचे है, इसकी जड़ों में। हाँ, लेकिन ये कोई आम जड़ नहीं है। ये एक मोटी, गूदेदार, लाल भूरे रंग की एक तरह की भूमिगत तना होती है। बॉटनी की भाषा में इसे राइजोम कहते हैं। राइजोम? हाँ, ये पौधे का पावर हाउस है, जहां वो अपनी सारी ऊर्जा और औषधीय गुण जमा करके रखता है। अच्छा, तो ये इसका एनर्जी बैंक है। लेकिन जैसा कहते हैं, असली राज तो और भी गहराई में छिपा होता है। जब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तब क्या दिखता है? यहीं पर कहानी सबसे दिलचस्प हो जाती है। जब हम इस राइजोम को माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो हमें इसके अंदर कैल्शियम ऑक्सलेट के बड़े बड़े गुलाब की पंखुड़ियों जैसे क्रिस्टल दिखाई देते हैं। क्या? हाँ, इन्हें रोजेट क्रिस्टल्स कहते हैं। एक मिनट, ये तो बड़ा अजीब है। मतलब जो पौधा शरीर में पथरी को घोलने के लिए जाना जाता है, उसके अपने अंदर पत्थर जैसे क्रिस्टल मौजूद हैं? है ना कमाल का विरोधाभास? ये तो प्रकृति जैसे हमें कोई पहेली दे रही है। आपने बिल्कुल सही टुकड़ा। यही तो प्रकृति का संतुलन है। वो अक्सर उसी तत्व का इस्तेमाल करती है समस्या को सुलझाने के लिए, जो समस्या की जड़ है। ये क्रिस्टल्स हमें संकेत देते हैं कि इस पौधे का कैल्शियम मेटाबॉलिज्म के साथ कोई बहुत गहरा रिश्ता है। और इसके नाम पाषाण भेद तो हम समझ गए, पत्थर तोड़ने वाला। पर मैंने सुना संस्कृत में इसके और भी कई नाम हैं। हाँ, और हर नाम के पीछे एक कहानी है। संस्कृत में नाम सिर्फ लेबल नहीं होते, वो पौधे का पूरा बायोडेटा होते हैं। अच्छा। उसके काम के आधार पर इसे कहते हैं अश्मघ्न, यानी पत्थर का नाश करने वाला। और शिलाभेद, चट्टान तोड़ने वाला। बिल्कुल। और इसके रहने की जगह यानी चट्टानों पर उगने की वजह से भी नाम है। वो क्या है? गिरिभिद, पहाड़ों को भीड़ने वाला। और नगजित, पहाड़ों का विजेता। अरे वाह, ये नाम सुनकर किसी पौधे का ख्याल नहीं आता, किसी योद्धा का ख्याल आता है। सही बात है। लेकिन मेरा पसंदीदा नाम है भिन्न योजनी। भिन्न योजनी? इसका क्या मतलब है? ये वाली बंधनों को। हाँ, ये नाम दिखाता है कि आयुर्वेद इसे सिर्फ शारीरिक रुकावटों जैसे पथरी को तोड़ने वाला नहीं मानता था। वो इसे एक ऐसे प्रतीक के तौर पर देखता था जो हमारे जीवन की आध्यात्मिक और भावनात्मक रुकावटों को भी दूर करने की प्रेरणा देता है। वाह, ये तो फिलॉसफी हो गई। पर आयुर्वेद का जो हार्डकोर साइंस है, उसकी केमिस्ट्री इसे कैसे देखती है? मैंने रस पंचक के बारे में सुना है कि वो किसी भी जड़ी बूटी का एक्सरे जैसा होता है। ये क्या चीज है? रस पंचक आयुर्वेद का डायग्नोस्टिक टूल किट है। ये किसी भी जड़ी बूटी को 5 पैमानों पर परखता है, ताकि पता चले कि वो शरीर में जाकर असल में करेगी क्या। अच्छा। पहला पैमाना है रस यानी स्वाद। पाषाण भेद का स्वाद मुख्य रूप से तिक्त यानी कड़वा और कषाय यानी कसैला होता है। अच्छा, तो कड़वा स्वाद एक स्क्रबर की तरह है जो शरीर के अंदर चिपकी गंदगी, जिसे आयुर्वेद में आम कहते हैं, उसे खुरच कर निकालता है। क्या बढ़िया एनालॉजी दी है। और कसैलापन,
जैसे कच्चा केला खाने से होता है, वो शरीर में फालतू की नमी या सूजन को सोख लेता है। बिल्कुल यही काम है। ये दोनों स्वाद मिलकर शरीर में पहली स्टेज की सफाई करते हैं। दूसरा पैमाना है वीर्य। यानी पौधे की तासीर गर्म है या ठंडी? हाँ, और पाषाण भेद शीतवीर्य है। इसकी तासीर ठंडी है। मतलब ये शरीर की गर्मी, सूजन और खासकर पथरी या यूरिन इन्फेक्शन में होने वाली जलन को शांत करता है। एकदम लॉजिकल है। बिल्कुल। अब आता है तीसरा और सबसे दिलचस्प पैमाना, विपाक। पचने के बाद शरीर पर पड़ने वाला असर। हाँ, और पाषाण भेद यहाँ एक सरप्राइज देता है। खाने में भले ही ये कड़वा और कसैला हो, पर पचने के बाद इसका असर कटु यानी तीखा या पंजेंट हो जाता है। क्या मतलब पेट में जाने के बाद इसका कैरेक्टर ही बदल जाता है? ये तो एक दवाई के अंदर छुपी दूसरी दवाई जैसा है। कह सकते हैं। पर इस बदलाव का फायदा क्या है? यही इसकी असली ताकत है। ये जो तीखा प्रभाव है, ये इसकी भेदन शक्ति यानी पेनिट्रेट करने की पावर को कई गुना बढ़ा देता है। अच्छा। ये उन जगहों पर भी पहुंच जाता है जहां सामान्य दवाइयां नहीं पहुंच पाती और जमे हुए मिनरल्स को तोड़ने में मदद करता है। कमाल है। इसके बाद चौथा पैमाना है गुण। इसमें 3 मुख्य गुण हैं, लघु यानी हल्का, स्निग्ध यानी चिकना और तीक्ष्ण यानी तेज। हल्का और तेज गुण तो समझ आता है, वो इसे रुकावटों को भेदने में मदद करते होंगे। लेकिन ये स्निग्ध यानी चिकना गुण क्यों? ज्यादातर डायोरेटिक दवाइयां तो शरीर को रूखा बना देती हैं। यही तो इसकी खूबी है। इसका स्निग्ध गुण शरीर में रूखापन लाए बिना वात दोष को शांत रखता है। ये बिना कोई साइड इफेक्ट दिए अपना काम करता है। और जब ये चारों चीजें रस, वीर्य, विपाक और गुण मिलते हैं तो बनता है 5वां पैमाना, कर्म। यानी इसका मुख्य एक्शन। बिल्कुल। और इसका कर्म तो इसके नाम में ही छिपा है। भाव प्रकाश निघंटू नाम के प्राचीन ग्रंथ में एक बहुत सुंदर श्लोक है जो इसके कर्म को बताता है। अच्छा। हाँ, सुनिए। पाषाण भेद को हृदय शिशिरो भेदनो लघु बस्ति शुद्धि करो रुच्यो मूत्रकृच्छ्राश्मरिहरः। वाह। इसका अर्थ है कि पाषाण भेद शीतल है, भेदन करने वाला और हल्का है। ये बस्ती यानी यूरिनरी ब्लैडर की शुद्धि करता है और मूत्रकृच्छ्र यानी दर्द के साथ पेशाब आना और अश्मरी यानी पथरी को हरता है। ये सब तो ठीक है, इसके गुण समझ आ गए। लेकिन कई और जड़ी बूटियों में भी ऐसे मिलते जुलते गुण होंगे। हाँ, होते हैं। तो पाषाण भेद में ऐसा क्या खास है जो इसे पत्थर तोड़ने वाला बनाता है? यहीं पर आयुर्वेद का वो प्रभाव वाला कॉन्सेप्ट आता है ना? एकदम सही। प्रभाव किसी भी जड़ी बूटी का वो एक्स फैक्टर है। एक्स फैक्टर। हाँ, वो असाधारण शक्ति जिसे सिर्फ रस, गुण, वीर्य से नहीं समझाया जा सकता। ये उस पौधे की अपनी खास इंटेलिजेंस है, उसका सुपर पावर है। और पाषाण भेद का प्रभाव है अश्मि भेदन, यानी पथरी को सिर्फ धकेलना नहीं बल्कि उसे घोलकर बाहर निकालना। लेकिन ये सुनने में थोड़ा जादुई नहीं लगता? क्या ये सिर्फ एक तरीका है उस चीज को नाम देने का जिसे हम उस वक्त केमिकली समझा नहीं सकते थे? बहुत अच्छा सवाल है। ये जादू नहीं बल्कि हजारों साल के गहरे अवलोकन का नतीजा है। देखिए, बहुत सी जड़ी बूटियां मूत्रवर्धक यानी डायोरेटिक होती हैं। हाँ, वो पेशाब का फ्लो बढ़ाकर छोटी मोटी पथरी को बाहर धकेल सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन पाषाण भेद खास तौर पर गुर्दे में बने हुए क्रिस्टलीय खनिज जमाव को उसे घोलने की, उसे तोड़ने की क्षमता रखता है। ये सीधा रूप साधर्म्य के सिद्धांत से जुड़ता है कि क्योंकि ये प्रकृति में पत्थर तोड़ता है, इसलिए शरीर में भी पत्थर तोड़ने का इसका प्रभाव है। और कमाल की बात यह है कि आज की मॉडर्न साइंस भी इस प्रभाव की पुष्टि कर रही है। मैंने पढ़ा है कि रिसर्च से पता चला है कि इसमें बर्जनीन और गैलिक एसिड जैसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स को बनने और बढ़ने से रोकते हैं। बिल्कुल। तो जिसे हजारों साल पहले ऋषियों ने प्रभाव कहा, हाँ, आज हम उसे मॉलिक्यूलर एक्शन कह रहे हैं। रास्ते अलग हो सकते हैं पर सच एक ही जगह पहुंचता है। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ सिद्धांतों में था या असल में भी होता था? ग्रंथों में इसका जिक्र कहाँ से मिलना शुरू होता है? इसका सबसे पुराना और महत्वपूर्ण जिक्र आयुर्वेद के सबसे बड़े ग्रंथ चरक संहिता में मिलता है। हाँ। जो लगभग 2500 साल पुराना है। आचार्य चरक ने इसे मूत्र विरेचनीय महाकषाय के समूह में रखा था। मूत्र विरेचनीय महाकषाय, ये क्या है? ये उस समय की ए लिस्ट थी। अच्छा। महाकषाय का मतलब है 10 सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों का समूह जो एक खास काम करती हैं।
तो पाषाण भेद को उस जमाने की टॉप 10 डायूरेटिक और यूरिनरी सिस्टम को साफ करने वाली जड़ी बूटियों में गिना जाता था। और क्या इसके कुछ खास नुस्खे या फॉर्मुलेशंस भी हैं जो तब से लेकर आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं? हाँ, कई क्लासिकल फॉर्मुलेशंस आज भी आयुर्वेद में इस्तेमाल होते हैं, जैसे अश्मरी हर कषाय। ये काढ़ा है? हाँ, ये काढ़ा है जिसमें पाषाण भेद के साथ गोक्षूर, वरुण और पुनर्नवा जैसी दूसरी जड़ी बूटियों को मिलाया जाता है, जो सब मिलकर पथरी पर काम करते हैं। और चूर्ण? हाँ, पाषाण भेदादि चूर्ण, जो इसकी जड़ का पाउडर होता है और गर्म पानी या शहद के साथ लिया जाता है। ये तो हुई ग्रंथों की बात। क्या ये ज्ञान आम लोगों तक भी पहुंचा? यही तो सबसे खूबसूरत बात है। ये ज्ञान सिर्फ किताबों में बंद होकर नहीं रह गया। मैं जब हिमालय में ट्रैकिंग पर थी तो हमारे गाइड ने, जो एक चरवाहा था, एक बड़ी मजेदार बात बताई। अच्छा, क्या? उसने कहा कि जब भी उनकी किसी भेड़ या बकरी को पेशाब करने में दिक्कत होती है या दर्द होता है, तो वो लोग तुरंत पहाड़ों से पाषाण भेद की ताजी जड़ खोदकर लाते हैं। वाह! उसे कूटकर पानी में उबालकर पिला देते हैं और कुछ ही घंटों में जानवर को आराम मिल जाता है। मतलब ये ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, बिना किसी किताब के। बिल्कुल। तो पाषाण भेद की ये यात्रा हमें हिमालय की चट्टानों से लेकर चरक संहिता के पन्नों, माइक्रोस्कोप की स्लाइड और आज की मॉडर्न लैब तक ले आई। ये पौधा सिर्फ एक जड़ी बूटी नहीं, ये तो प्रकृति के एक उसूल का जिंदा जागता उदाहरण है कि कोमल और लगातार किया गया प्रयास सबसे कठोर बाधाओं को भी तोड़ सकता है। इसका प्रभाव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति की बुद्धिमत्ता को सिर्फ केमिकल कंपाउंड्स में नहीं तौला जा सकता। सही बात है। ये एक समग्र शक्ति है जो पौधे के घर, उसके रूप, उसके स्वाद और उसके अदृश्य गुणों से मिलकर बनती है। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो क्या? पाषाण भेद की कहानी सोचने पे मजबूर करती है कि प्रकृति में और कितने रहस्य ऐसे ही हमारी आंखों के सामने छिपे हैं, और कितने ऐसे पौधे हैं जिनका रूप और रहने की जगह ही उनके औषधीय गुणों का नक्शा है। बस हमें उन्हें सही नजर से देखने की जरूरत है। हाँ, ये सही नजर वाली बात बहुत गहरी है। ये मुझे भगवद गीता के एक श्लोक की याद दिलाती है। अच्छा। हाँ, जहां श्री कृष्ण कहते हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिचेव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बिल्कुल सही। इसका अर्थ है कि जो सच्चा ज्ञानी है वो एक विद्वान, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चांडाल में कोई भेद नहीं करता। वो सब में एक ही चेतना को देखता है। हाँ, शायद यही समदृष्टि हमें प्रकृति के लिए भी चाहिए। एक पत्थर, एक पौधा और हमारे अपने शरीर को अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखने की नजर। और जब हम इस नजर से देखेंगे, तभी हमें पाषाण भेद जैसे चमत्कार समझ आएंगे जो हर पल हमारे चारों ओर घट रहे हैं।